अच्छा, जब हम जंग बद्र का नाम सुनते हैं तो फौरन जहन में क्या आता है? शायद एक तिजारती काफिला और फिर एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई तवक्को नहीं थी। लेकिन आज हम इस मशहूर जंग को एक बिल्कुल अलग जाविये से देखने वाले हैं। डॉक्टर इसरार अहमद के तज्जिये की रोशनी में, जो इसकी एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक स्ट्रैटेजिक तस्वीर हमारे सामने रखता है। देखें, कहानी आम तौर पे शुरू होती है एक तिजारती काफिले से, है ना। हमें यही बताया जाता है कि मुसलमान मदीना से निकले थे कुरैश के काफिले को रोकने के लिए। सीधी सी बात लगती है। मगर क्या वाकई असल हदफ सिर्फ वो काफिला था या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा मंसूबा चल रहा था? यही वो सवाल है जो इस पूरे वाक़े को एक नया रुख देता है। डॉक्टर इसरार अहमद के तज्जिये के मुताबिक ये मंसूबा उस काफिले से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। तो चलें इसे समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब इसे एक ख़ास नाम देते हैं, एक्टिव रेजिस्टेंस, यानी फ़ाल मुज़ाहिमत। अब इसका मतलब क्या है? उनके मुताबिक ये कोई अचानक दिफाई रद्द अमल नहीं था कि हमला हुआ तो जवाब दे दिया। नहीं, बल्कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में एक सोची समझी, एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी थी, एक पेशकदमी थी जिसका आखिरी मकसद कुरैश की ताकत को चैलेंज करना था। और ये पूरी हिकमत अमली आप देखें 3 मराहिलों पर मुश्तमिल थी। पहला कदम, कुरैश की माशी नाकाबंदी की जाए, उनकी ट्रेड लाइंस को टारगेट किया जाए। दूसरा, उन्हें सियासी तौर पर अलग थलग कर दिया जाए। और फिर आता है तीसरा और आखिरी मरहला, एक फाइनल पुश, एक फैसलाकुन धक्का जिसका मकसद था कुरैश को मजबूर करना कि वो एक खुली जंग के लिए मैदान में आएं। तो फिर वो लम्हा आ ही गया जब इस पूरी हिकमत अमली का असल इम्तिहान होना था। मुसलमानों को खबर मिलती है कि सामने काफिला नहीं बल्कि कुरैश की पूरी फौज आ रही है। अब जरा सूरत हाल को समझें। मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ तो वो काफिला था जो आसान टारगेट था, लेकिन वो अब हाथ से निकल चुका था। और दूसरी तरफ कुरैश का तकरीबन 1000 सिपाहियों का मुसल्लह लश्कर था जो उसी काफिले की हिफाजत के लिए आ रहा था। तो अब फैसला करना था, पीछे हट जाएं या फिर मुकाबला करें। और ठीक इसी नाजुक मौके पर अल्लाह का वादा आता है कि 2 ग्रोह में से एक तुम्हारा होगा। मतलब या तो वो तिजारती काफिला हाथ आएगा या फिर ये लश्कर, यानी या तो माले गनीमत या एक फैसला कुन फतह। इस वादे ने तो इस फैसले को और भी बड़ा बना दिया। तो ये सिर्फ एक जंगी हिकमत अमली का फैसला नहीं रह गया था। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की वफादारी, उनके ईमान और उनके आज़्म का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका था। और यहाँ पर जो जवाब आया वो तारीख में हमेशा के लिए रकम हो गया। देखें, एक तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब था। जब उनसे लड़ने का कहा गया तो उन्होंने क्या कहा? तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया तो अंसार ने जो जवाब दिया वो सुने। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, अगर आप हमें समंदर में भी कूदने का हुक्म देंगे तो हम कूद जाएंगे। मतलब ये वफादारी का एक बिल्कुल ही अलग मेयार था। और इस अज़्म और हौसले का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ताकत का तवाज़ुन कैसा था। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान और दूसरी तरफ कुरैश का तकरीबन 1000 का लश्कर। कोई मुकाबले ही नहीं था ज़ाहिरी तौर पर। और अगर सामान की बात करें तो हालत और भी अजीब थी। पूरे लश्कर में सोचिए सिर्फ 2 तलवारें थीं। 2, ये किसी भी तरह से एक बड़ी जंग की तैयारी नहीं लग रही थी। लेकिन जो चीज़ उनके पास थी वो था पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत अज़्म। और फिर वो दिन आया जिसे खुद कुरान ने यौमुल फुरकान कहा है, यानी हक और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाला दिन, द डे ऑफ डिस्टिंक्शन। तो जंग का आगाज़ होता है उस दौर के रिवाज के मुताबिक। कुरैश के बड़े बड़े पहलवान मैदान में आते हैं और मुकाबले के लिए ललकारते हैं। इस चैलेंज के जवाब में मुसलमानों के 3 बेहतरीन जंगजू आगे बढ़ते हैं। और होता क्या है? इन शुरुआती मुकाबलों में मुसलमानों को शानदार फतह मिलती है और इस जीत से पूरे लश्कर का मोराल आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर जब पूरी जंग खत्म हुई तो नतीजा सबको हैरान कर देने वाला था। कुरैश के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए, 70 ही कैदी बना लिए गए और इसके मुकाबले में मुसलमानों में से सिर्फ 14 अफराद शहीद हुए। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक मौजज़ा? डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक नहीं, ये हैरान कुन नतीजा उसी एक्टिव रेजिस्टेंस वाली हिकमत अमली का बिल्कुल मंतकी अंजाम था। इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए डॉक्टर इसरार अहमद एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि असल मंसूबा था सांप को उसके बिल से बाहर निकालना। अब इस मिसाल को समझें। यहाँ बिल क्या था? वो था मक्का, कुरैश का मजबूत गढ़। और सांप, वो थी कुरैश की लीडरशिप, उनके सरदार।
تو یہ پوری پرو ایکٹیو حکمت عملی بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ قریش کو ان کے محفوظ مرکز سے باہر نکالا جائے اور ایک کھلے میدان میں لا کر ایک فیصلہ کن مقابلے پر مجبور کیا جائے۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کہ بدر کوئی اچانک یا حادثاتی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ اس 1 سال سے چلنے والی مہم کا کلائمیکس تھا، اس کا عروج تھا۔ یہ وہ فائنل پش تھا جس نے قریش کو ان کے قلعے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا، اور اسی ایک جنگ نے مسلمانوں کو عرب میں ایک نئی اور زبردست طاقت کے طور پر قائم کر دیا۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر ہم جنگ بدر کو ایک دفاعی جھڑپ کے بجائے ایک سوچی سمجھی پرو ایکٹیو اسٹریٹجی کا نتیجہ مانیں تو اس سے اس کی پوری تاریخی اہمیت کیسے بدل جاتی ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔